अब जबकि आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी को इसी तरह चुनौती पेश करेंगे अगले लोकसभा चुनाव में, और क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक सिरदर्द बन गई है। आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे, बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह और जेडीयू से राजीव रंजन हमारे साथ हैं। दिलीप पांडे, जिस संबित पात्रा अभी कह रहे थे, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनने की जल्दी है, आम आदमी पार्टी भी बहुत जल्दी में नजर आ रही है। क्या वाकई आपने इस बारे में सोचा है कि अगर आपको अच्छी सीटें आ जाती हैं तो केजरीवाल अगले चुनाव के बाद पीएम भी बन सकते हैं? सोचा है ये अंदर कुछ ऐसी बात चली है क्या? देखिए जल्दी इस बात की नहीं कि कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, कौन प्रधानमंत्री बन जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संघर्ष की शुरुआत जो है बाकी पार्टियों की तरह सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं रही है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए रही, पहली चीज। और इस बात का विश्वास दिल्ली की जनता को हुआ, तभी यहाँ पे दिल्ली में 28 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को। अब आगे समस्या इसमें हम ये है कि हमेशा हम बड़ी पिक्चर को नजरअंदाज कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे इस देश के लिए, हमारे विमर्श के लिए मसला मोदी या राहुल गांधी नहीं, मसला मुद्दा होना चाहिए। जहां पे मुद्दे हाशिए पे चले गए थे, वहां पे आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा काम यह किया कि मुद्दे को केंद्र में लेके आई, उन मुद्दों को जो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। और इसी संदेश के साथ, इसी दर्शन के साथ हम जहां भी चुनाव लड़ेंगे, जहां भी संघर्ष करेंगे, हमारी कोर फिलोसफी यही रहेगी। हम सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, चाहे चुनाव विधानसभा के हो, चाहे चुनाव लोकसभा के हो। आपकी बात पर अखिलेश जी हंस रहे हैं। दिलीप पांडे, अखिलेश जी आपको हंसी क्यों आ रही है, मैं जानना चाह रहा हूं। मैंने गिनाया न कौन सी व्यवस्था परिवर्तन की ये बात करते हैं। सत्ता में आने के लिए सार्वजनिक सामाजिक जीवन से राजनीति में आए, राजनीति में आके सत्ता के लिए सारे कंप्रोमाइज किए, सारे वो प्रलोभन लालच, वो सारे हथकंडे अपनाए जो सत्ता में आने के शॉर्टकट रास्ते अपनाए जाते हैं, सब वो किए। और आदर्श की बातें हमें इनसे कोई इतराज नहीं है। सब तभी दिल्ली में चुनाव के दौरान दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के विधायक किस प्रकार तकलीफ हो रही होगी, बांट रहे थे दिल्ली में। सही कहा आपको तकलीफ हो रही हो सुनने। एक बार बीजेपी ने, बहुत आदर्श की बात करते हैं, चैनलों ने चला दिया कि स्टिंग है, किस तरह से चैनलों पे तानाशाही रवैये के रूप में घमंड दंभ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। देख लूंगा, अदालत में देख लूंगा, घसीट लूंगा, जेल के पीछे भेज दूंगा, 2500 करोड़ रुपए दिए गए हैं मेरे खिलाफ चलाने के लिए। कहां वो आदर्श चले गए थे, कहां वो भाव थे जो अभी आप अभिव्यक्त कर रहे हैं अखिलेश जी इतनी सरलता से? अखिलेश जी, पब्लिक है, अभी चैनल वाले ये दिखा रहे हैं, ठीक है। आप पूरी जानकारी के साथ नहीं आए हैं। आज एक सक्सेस मिला है, कोर्ट केस किया जा चुका है, मुकदमे में हमारे पास पूरी जानकारी है। मुद्दे पर आ रहा हूँ, एक बार फिर से मुद्दे पर आ रहा हूँ मैं। मुद्दा ये है आज का सबसे बड़ा सवाल, जो शुरू में ही मैंने कहा था। संबित पात्रा, ऐसा लगता है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि शायद कांग्रेस ने दिल्ली का बलिदान करके आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाया जानबूझकर, ताकि मोदी के रथ को रोका जा सके, मोदी की छवि को जिस तरह से बड़ी होती जा रही थी उसे रोका जा सके, और काफी हद तक सफल भी हो रहे हो। कांग्रेस मोदी जी के रथ को रोक रही है, वो मुझे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी के रथ को रोकने का प्रयास, मुझे ऐसा कहा जा रहा है। मुझे कविता याद आती है, कुपथ 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 रथ दौड़ाते, आज बने पथ प्रदर्शक। वो कुपथ कुपथ इन्होंने अपने रथ को दौड़ाया है, और आज ये पथ प्रदर्शक बनने वाले हैं कि कौन से रथ को गिराया जाएगा, कौन सा रथ चलेगा। हिंदुस्तान की जनता जानती है जिस प्रकार का इन लोगों का आचरण रहा है, और मोदी जी के रथ में क्या क्या है, परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट है, टोकेनिज्म नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी तो साफ कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे वो अब फिलहाल साफ कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं किस तरह की चुनौती ये पेश कर सकती है आम आदमी पार्टी। एक सेकंड में राजीव जी, एक सेकंड में आ रहा हूं उस पर। वो ज्यादा कुछ इसे जवाब देने लायक तक नहीं समझते। आपके हिसाब से अमेठी में क्या होगा, कुमार विश्वास और राहुल गांधी का? नहीं, अमेठी में कुछ नहीं होगा। कुमार विश्वास और राहुल गांधी दोनों रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आ जाएगा, आप देखिएगा। मैं आप बता रहा हूं आपको। अच्छा, और यूपी में और देश में आम आदमी पार्टी कैसी चुनौती होगी आपके लिए? नहीं, आम आदमी पार्टी, मैंने कहा ना, एक होता है, कहा जा रहा था पहले 300 सीट जितवा रहे थे नरेंद्र मोदी बीजेपी को, अब ऐसा लगता है कि 200 सवा 200 नहीं, हमारा मिशन 272 प्लस है, 300 सीट हम जीतेंगे अभी भी। नहीं, सुनिए, एक होता है डर, मैं बार बार 3 दिन से कह रहा हूं, एक होता है डर, एक होता है प्रिपेयर्डनेस। एक मैच्योर स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम हमेशा प्रिपेयर्ड रहेंगे, और मैंने कहा 272 प्लस 272 से अधिक सीटें हम लेकर। और आम आदमी पार्टी को कितनी देते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग? आम आदमी पार्टी
पार्टी से पूछिए, उनका तो खुद का सर्वे हाउस है, उनके पास उनके सर्वे चलेंगे थोड़े दिनों बाद, आप देखिएगा। राजीव रंजन जी, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी तो एक तरह से डिक्लेयर्ड ही हैं, दोनों दो पार्टियों के पीएम कैंडिडेट हैं, सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का नेता कौन है, अनडिस्प्यूटेड, वो भी सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल। सवाल यह है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच अरविंद केजरीवाल खड़े हो सकते हैं अगले लोकसभा चुनाव के लिए देश के नेता के तौर पर? आपके सवाल के जवाब पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैंने जो कुछ चीजें सुनी आपके डिबेट पे, एक स्ट्रक्चर्ड जो पार्टी है जिसके पास काफी लंबे समय से काम करने का अनुभव है, देश के 18% मतदाताओं की पसंद आज तक है, और जो चुनाव परिणाम है, इस चुनाव परिणाम से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ज्यादा उत्साहित दिख रही है। लेकिन ठीक इसके पहले 4 चुनाव ये हार चुके, 3 राज्यों में लगातार चुनाव हारे, चौथे राज्य में इनकी सरकार गिर गई। तो ये सिलसिला लोकसभा चुनाव में दोहरा पाएंगे, ये पहले तो ये संशय का विषय है। और 350 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी अगर 300 सीटों के जीतने का दावा करती है, जिसके पास 1 दर्जन राज्यों में चुनाव लड़ने का आधार नहीं है, संगठन नहीं है, राजीव जी, 10 प्रभावी साझेदार नरेंद्र मोदी और तो बीजेपी को अटैक करने का कोई मौका छोड़ते नहीं है। जब से तलाक जेडीयू कोई मौका छोड़ती नहीं है बीजेपी को लपेटने का। मुझे सुनिए, मैं बड़ा सवाल मैं रख रहा हूं, मैं एक बड़ा सवाल रख रहा हूं मानक जी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कोई पार्टी कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का तरीका येदियुरप्पा के रास्ते तय करना चाहती है, और अगर हरियाणा में जाकर के आईएनएलडी के नेता जो जेल में बंद है उनसे याचना करती है समझने के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार से लड़ने का ये तरीका मतदाताओं को पसंद आएगा। आपने सब कुछ कह दिया राजीव रंजन जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको बीजेपी और मोदी को अटैक करने में 1 सेकंड नहीं लगता। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या केजरीवाल इतनी बड़ी ताकत आज बन गए हैं, लोकसभा चुनाव से पहले बन जाएंगे, कि मोदी और राहुल गांधी के बीच खड़े हो सके वो देश के नेता के तौर पर? केजरीवाल तीसरी धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां ये 2 पार्टियों के अलावा तीसरी शक्ति होगी, जनता उनके साथ होगी। केजरीवाल दिल्ली में एक ताकत है, देश के अन्य राज्यों में वैसी ताकतें हैं, और इन तमाम ताकतों को मिलकर के देश का मुस्तकबिल तय करना है। आप अरविंद केजरीवाल को पीएम के तौर पर आगे बढ़ाएंगे अगर उनकी अच्छी सीटें आती हैं, थर्ड फ्रंट का कोई ऑल्टरनेटिव उभरता है अगले चुनाव के बाद? देखिए, चुनाव परिणाम तो अभी आए नहीं, किन पार्टियों के कितने लोग जीत कर आएंगे, लोकसभा में पार्टियों की हैसियत क्या होगी, इन दोनों दलों के अलावा जो तीसरी शक्ति के तौर पर या चौथी शक्ति के तौर पर जो राजनीतिक दल है, उनके अंदर ये जरूर एक भाव उभरेगा कि जो देश की भावनाओं की अगुवाई कर सके, वो उसके नेतृत्व में लोग आगे जाएंगे। इसलिए अभी बहुत प्रीमैच्योर है इन चीजों पर आगे कुछ कहना। ठीक है अखिलेश जी, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं। कहा यह जा रहा है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जानबूझकर आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाया ताकि नरेंद्र मोदी को रोका जा सके। बहुत बड़े नेता होते जा रहे थे, कांग्रेस के हाथ से बाजी अगले लोकसभा चुनाव की वो छीनते जा रहे थे। देखिए, ये थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, हमें क्षमा कर दीजिएगा। दिल्ली की चुनाव था, दिल्ली आप लोगों का सेंटर है, खासतौर से मीडिया का, और इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, एक लाइन कहीं नहीं आया, आप लोग वोट कराने में लगे थे। पता न क्या क्या नए नए चीजें आप लोगों को दिख रही थी, पहले नहीं दिखती थी। एक कहीं ये भी नहीं है कि ये कंट्रोल रूम का नंबर है, ढूंढते रह गया, हम भी ढूंढते रह गए, और ढूंढते गए, दूरदर्शन एक आध चैनल को छोड़ करके। आपकी टॉप और एक ओनली सोल प्रायोरिटी होगी आम आदमी पार्टी, लेकिन पाठक और भी बहुत सी चीजें आपके चैनल से जानना चाहता है। हम सिर्फ डिस्कशन की बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मीडिया क्रिएशन, अरविंद केजरीवाल और जो पार्टी, ये जो मुद्दा, नहीं जो नहीं मेरी, हम ये फिर वही बोला आपने, हम जो कह रहे हैं सिर्फ वही कह रहे हैं, आप मतलब मत निकालिए उसका। अच्छा, जो चीज आम आदमी पार्टी को कहना चाहिए, करना चाहिए, वो आप बार बार पूछ रहे हैं, दूसरे लोगों से ओपिनियन मेकर आप बना रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है, फिर यहां पे मैं बता रहा हूं कि किसी भी पार्टी का आज उन्हें दिल्ली में किसी भी कारण से सफलता मिली, ठीक है, मिली, जो भी मिली, लेकिन ये देश एक विजनरी पॉलिसी वाले के लिए पहली प्रायोरिटी रखता है। वो देखता है, वो पहचानता है उसका अतीत से लेकर के भविष्य तक और उसकी विचारधारा को लेकर के। अभी तो कुछ नहीं पता किसी पार्टी, और ऐसी आप मायावती का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, आप मुलायम सिंह का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं?
ममता बनर्जी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? जयललिता का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? बीजू पटना उड़ीसा के नेता का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? इसको कैसे आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? ठीक है, आज दिल्ली में है तो उसका एडवांटेज मीडिया का उन्हें मिल रहा है, और पता ना कब तक आप लोग उसे देखते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, वो आपका अपना स्वतंत्रता आजादी है, हम उस पर नहीं कुछ कहना चाहते। महत्वपूर्ण ये है कि कौन कहां आप जो कह रहे हैं छोटा सा जवाब दे दूं, सर दे सकता है, छोटा सा जवाब दे दूं मैं जी। मैंने पहले कहा क्षमा कर दीजिएगा। नहीं, क्षमा की बात ही नहीं, आपका नहीं, ये आपकी राय है। मैं बस छोटी सी बात ये कह रहा हूं। नहीं, जो उस दिन की घटना बताई, मैं ढूंढता रहा कि रेलवे एक्सीडेंट के कोई विजुअल दिख जाए, मैं ढूंढता रहा कि कहीं पे कोई सूचना मिल जाए, कोई जानने वाला हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है। बस छोटी सी बात मैं ये कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मीडिया क्रिएशन नहीं है। हो सकता है कि मीडिया कवरेज से उनको फायदा पहुंचाओ, लेकिन तथ्य ये है कि उनको दिल्ली विधानसभा में 28 सीटें मिली हैं। तथ्य ये है कि आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन हम भी ऐसा नहीं है कि हम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की कोई मदद कर रहे हैं जानबूझकर। हम खुद उनके वादों पर नजर रखे हुए हैं कि जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए हैं वो किस तरह पूरा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ देखिए वादे तो पूरे हो जाएंगे। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव देखिए, जो लोग लुभावने वादे जो भी दल करता है वो प्रशासनिक आधार पे सब पूरा कर देता है। और ठीक है, बाद में माली हालत प्रदेश की क्या होगी, कितने दिन सरकार कौन चलाएगा, चलाने की इच्छा रहेगी नहीं रहेगी वो अलग बात है। ये तो प्रशासनिक आदेश से होने सारे वादे पूरे होंगे। लोग लुभावने वादे किए किस लिए जाते हैं? उन्हीं का पैसा उन्हीं पे देना है, बाद में टैक्स लगा कर ले लेना है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसीलिए सवाल यह उठा है कि अरविंद केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, और क्या वाकई आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के लिए अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनौती बन गई? संबित पात्रा, सवाल फिर एक बार फिर से वही है, क्या वाकई नरेंद्र मोदी का जो रथ दौड़े जा रहा था उसको एक तरह से ब्रेक लग गए हैं, या उसकी रफ्तार धीमी हो गई है आम आदमी पार्टी केजरीवाल की वजह से? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं बहुत गंभीर होकर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र में टोकेनिज्म शुड ऑलवेज ऑक्यूपाई, सिंबॉलिज्म जो है, प्रतीकात्मक राजनीति जो है, वो बाह्य परिदृश्य को ऑक्यूपाई करना चाहिए, शुड ऑलवेज ऑक्यूपाई द पेरिफेरी, और जो सेंटर होता है वो गवर्नेंस के विषय से डिक्टेट होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का रथ क्या लेके चलता है? परफॉर्मेंस लेके चलता है, डेवलपमेंट लेके चलता है, टेस्ट हो चुका है उस रथ का और ट्रस्टेड है वो रथ। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कहीं ना कहीं मैं आम आदमी के प्रति बहुत मतलब रिस्पेक्ट के साथ में ये कह रहा हूं, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बट टोकेनिज्म सब कुछ है। आप देखिए, आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं एक सेकंड, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं सीएम रेजिडेंस में नहीं रहूंगा, मैं गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रहूंगा। तो क्या अल्टरनेट पॉलिटिक्स सिर्फ अल्टरनेट सिंबॉलिज्म है? आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, दिल्ली पुलिस से प्लेन क्लॉथ पुलिसमैन लूंगा। अब कपड़े बदल जाने से, क्या सिंबॉलिज्म बदल जाने से गवर्नेंस बदल जाता है? तो मुझे लगता है जनता को यह समझना पड़ेगा कि गवर्नेंस कोर इशू है। बिल्कुल, दिलीप पांडे, ऐसा लग रहा है अखिलेश प्रताप सिंह और संबित पात्रा बीजेपी से दोनों का कहना यह है कि मीडिया ने बढ़ा चढ़ा के पेश किया और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उसका भरपूर फायदा उठा रही है और इसीलिए यहां तक पहुंची है। चलिए, मैं ये आजादी देता हूं कि ये वो आर्गुमेंट जीत ले, हम दिल्ली की जनता का दिल जीत के खुश हैं। ये आर्गुमेंट जीत ले कह के कि अरविंद केजरीवाल को मीडिया ने बनाया हुआ है। मैं वापस आता हूं संबित पात्रा साहब की बात पे। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बंगलो नहीं लूंगा, मैं गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में लूंगा। मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस पार्टियों की तरह नहीं है। इन्हें शुरू से ही वीआईपी कल्चर का विरोध किया है और कहा यह गया है कि हमको बड़े बड़े बंगले, जो 14-14 करोड़ के 20-20 करोड़ रुपए के बंगले हैं, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बड़े बड़े लोग, खास लोग रहते हैं, वो बंगले हमें नहीं चाहिए। हमें एक छोटा सा कमरा पर्याप्त है, उससे हम काम चला लेंगे। पूरा गेस्ट हाउस ले रहे हैं, 1 लाख रुपए महीने, ये गलत जानकारी दे रहे हैं बिना सुरक्षा के। नहीं गलत कह रहे हैं आप। गेस्ट हाउस में वो 1-2 कमरों का, सिर्फ 1 कमरे चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। और मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पे, और अभी तक तो वो मिला भी नहीं है। उनको एक छोटा कमरा चाहिए। उनको बड़े बड़े बंगले मिल रहे थे, वो उन्होंने कहा कि मुझे एक छोटा कमरा दे दो, कोई 1-2 कमरे का फ्लैट दे दो मेरे लिए, वो भी पर्याप्त है। वो भी मिला भी नहीं है, अभी वो मिला भी नहीं है। और जो ये सवाल उठा रहे ना प्लेन क्लॉथ पुलिस का, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। कोई सिक्योरिटी नहीं है इनके पास। इनके रेसिडेंस पे सिक्योरिटी लगा दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो जबरदस्ती लगा दी। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अपनी नई गाड़ी में होता है, कोई सुरक्षा नहीं है। ठीक, अखिलेश जी देखिए कैसा दोहरा चेहरा ये लोग रखते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए कामयाबी मिल गई, लेकिन चेहरा देखिए इनका, सादगी है। मेट्रो से चलेंगे,
लेकिन ओथ लेंगे रामलीला मैदान पे। करोड़ों रुपए दिल्ली सरकार के व्यय हुए तमाम चीजों पे, करोड़ों रुपए होम मिनिस्ट्री के व्यय हुए, सुरक्षा से लेकर तमाम हुए। इतने अगर आप मितव्ययी थे, इतने अगर आप मितव्ययी थे तो आप राजभवन में ओथ ले लिए होते। अखिलेश जी, आप तो मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, आपको तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए निराधार। ये नहीं हाँ, मैंने मीडिया में पढ़ा था कि कुल लागत 2 करोड़ कुछ रुपए आई है सिर्फ दिल्ली सरकार की। हमने कोई आरटीआई नहीं लगाया, लेकिन हमने मीडिया रिपोर्ट लोगों के खड़ा होने का किराया था क्या 2 करोड़ रुपए? और उससे जो पुलिस फोर्स लगा होगा, जो पुलिस फोर्स लगी होगी उसके भी खर्चे होते हैं, जो सिक्योरिटी में लगी होगी उसके भी खर्चे होते हैं, जो तमाम सीसी कैमरे लगाए गए तो उसके भी खर्चे होते हैं, जो प्रशासनिक अमला इतना व्यस्त रहा होगा इतने दिन उसके भी खर्चे होते हैं। अगर इतने ही सादगी भरे आप थे तो राजभवन में ले लेते चुपके से 4 लोग जाकर के। तो वो नहीं सर, बड़ा आपको खर्चों का अगर फिक्र है तो जो सीतारमण घोटाला हुआ, जो 2G घोटाला हुआ, नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं, आपके डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, आपके डबल स्टैंडर्ड विचारों की मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा। एक सेकंड, दुर्भाग्य स्थापित राजनीति संवाद करने में आए, राजीव रंजन बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ के घोटाले एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। राजीव रंजन जी, ऐसा लगता है सादगी का ये जो मसला जब आम आदमी पार्टी उठाती है तो कोई भी और क्या ऐसी पार्टी नहीं है जो उनके इस पैरामीटर पर खरे उतरती है, उनके इस कसौटी पर खरी उतरती है? कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी। मैं जेडीयू का सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके नेता भी सादगी का पालन क्यों नहीं करते हैं, आम आदमी पार्टी को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? नहीं, हमारी पार्टी सादगी का पालन करती है, लेकिन अगर किसी पार्टी ने एक अच्छा संदेश दिया है तो ये खुशनुमा एहसास फैलना चाहिए और बाकी राजनीतिक दलों को भी स्वीकार करना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के परंपरागत आधार वोट बैंक को इतनी बड़ी चुनौती दी है तो जनता का मानस कहीं न कहीं सम्मान उनका होना चाहिए। वो उनके मानस को पहचानने की जरूरत है कि वो बदलाव चाहते हैं, सादगी चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं। ऐसी राजनीति कहीं न कहीं देश के अगर हित में है तो सभी राजनीतिक दल, चाहे हमारा दल भी शामिल है। ठीक है, आपका स्टैंड क्लियर है। मेरे पास समय बहुत कम है। राजीव जी, आपका स्टैंड बहुत क्लियर है, बहुत क्लियरली आपने ये बात कही है कि थर्ड फोर्स अगर कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले खड़ी होती है और साफ सुथरी राजनीति करती है तो आप उसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए, राजीव रंजन जी, अखिलेश प्रताप जी, संबित पात्रा और दिलीप पांडे। लेकिन एक बार फिर से हम तो यही कह रहे हैं कि हम वही दिखा रहे हैं जो जनता कह रही है, जनता चाह रही है। अगर आम आदमी पार्टी जनता की आवाज बनी है, उनसे वादे कर रही है और उनके वादों को पूरा भी कर रही है, तो हम तो दिखा रहे हैं। वादे पूरा नहीं करेगी तो हम ही लोग होंगे सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज करेंगे। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए News 24।